नमस्कार, मैं प्रभात कुमार बिश्नोई सत्ता के गलियारों में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपने मकर जाल तो देखा ही है। आज का जो विश्व का सामरिक शक्ति संतुलन है वो कुछ मकर जाल की ही तरह है, और उसमें अगर कोई राष्ट्र उलझ गया तो समझ लो उसका बंटाधार निश्चित। बात इतना ही नहीं, आज अर्थव्यवस्थाओं का संचालन भी मकर जाल की ही तरह किया जा रहा है। बहुत से राष्ट्र, विशेषकर हमारा पड़ोसी चीन, छोटे छोटे राष्ट्रों को ऋण दे के उनको अपना कर्जदार बना के फिर उन पर मनचाहे अपने नियमों को, नीतियों को लागू करने का प्रयास कर रहा है, और उनकी स्थिति बद से बदतर कर दी है। आप श्रीलंका को देख सकते हैं कि पिछले दिनों क्या हुआ है वहां। यह केवल एक श्रीलंका की ही बात नहीं है, नेपाल भी इसी प्रकार चुंगल में फंसा हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के जाने कितने राष्ट्रों को चीन ने अपने आर्थिक मकर जाल में उलझा दिया है। इस मकर जाल में जो भी राष्ट्र फंसे, बस उनका बंटाधार। आज हम चर्चा कर रहे हैं रूस युद्ध यूक्रेन के बारे में। साथियों, आपको ज्ञात है कि पहले रूस का ही अंग हुआ करता था यूक्रेन। क्रीमिया उसका अंग था, जिसको शक्तिपूर्वक, बलपूर्वक रूस ने उससे पृथक कर दिया। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए उसने अपना हाथ नाटो की तरफ बढ़ाया। नाटो ने खूब आश्वासन दिया, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। और जब जेलेंस्की को लगा कि हमारे साथ तो नाटो है, तो हम रूस से क्यों डरें, और परिणाम आपके सामने। निरंतर विगत 3 महीनों से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। युद्ध होता चला जा रहा है, रुकने का, थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। यूक्रेन के 20% भाग पर रूस कब्जा कर चुका है। ये तो यूक्रेन मान रहा है, यूक्रेन के राष्ट्रपति मान रहे हैं। यहां ये भी मान रहे हैं कि युद्ध में प्रत्येक दिन उनके 100 सैनिक शहीद हो रहे हैं। लगभग 1 लाख सैनिक उनके अभी तक शहीद हो चुके हैं। अर्थव्यवस्था तहस नहस हो चुकी है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपनी अपरिपक्व कूटनीति से ग्रस्त होकर आज यूक्रेन को इस दिशा में पहुंचाया है। एक छोटी सी बात के ऊपर झगड़ा, गैस पाइपलाइन जर्मनी तक पहुंचानी थी बाल्टिक सागर से होते हुए, और थोड़ा सा मार्ग उसमें यूक्रेन का पड़ रहा था। अगर यूक्रेन शांतिपूर्ण ढंग से इस समस्या का समाधान कर लेता, अनावश्यक ना उलझता, ना ही नाटो की सदस्यता को ज्वाइन करने की कोशिश करता, तो आज वह इतनी बुरी तरीके से इस चक्रव्यूह में नहीं फंसता। साथियों, जैसे एक शिशु होता है, बालक होता है, उसको खेलने के लिए खिलौने दिए जाते हैं, जिनसे खेल खेल कर वो बहुत खुश होता है। वही हाल हो रहा है।
यूक्रेन को खेलने के लिए छोटे छोटे हथियार दिए जा रहे हैं, जिनसे वो अपनी आत्मरक्षा तो कर सकता है, प्रति आक्रमण नहीं कर सकता। आज बड़े हथियार देने की भी बात हो रही है, और ये सब एक खेल के, आप तेल का खेल भी कह सकते हैं इसको, उसके कारण हो रहा है। तेल पर वर्चस्व, शस्त्रों की अनधुन बिक्री, इसी को लेके आगे खेला जा रहा है। लेकिन ये समस्या धीरे 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 और जटिल, गंभीर बनती चली जा रही है। इस समस्या को बढ़ाने में पोलैंड और स्वीडन भी पीछे नहीं हटे, वो भी नाटो की तरफ अपने हाथ बढ़ा रहे हैं। और 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया हमको भी देखते हुए और आपको भी देखते हुए कि नाटो ज़ेलेंस्की की सहायता नहीं कर पाया, उसकी रक्षा नहीं कर पाया, उसके नागरिकों को बेघर होने से नहीं रोक पाया। आज तक कम से कम 80 लाख लोग, 80 लाख लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं, जाने कितने बच्चे यतीम हो गए हैं। लेकिन वैश्विक शक्तियों को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही ये यूक्रेन तेजी से विकसित हो रहा था, बड़े बड़े शहर वहां दिखाई देते थे, इंडस्ट्री दिखाई देती थी। आज वहां पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है। वहां भूता बंगला जैसे भूत बंगला होते हैं, ऐसी स्थिति प्रतीत हो रही है। और ये युद्ध की विभीषिका है, जिसमें यूक्रेन ने अपने आप को तबाह कर दिया है और उसका 20% भूभाग, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ही कह रहे हैं, रूस के कब्जे में पहुंच चुका है। रूस की चर्चा करें, रूस में भी नुकसान छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। रूस को असंख्य अपने सैनिकों से हाथ धोना पड़ा है, उसको साजो सम्मान का भारी नुकसान उठाना पड़ा है, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से जूझ रहा है रूस। गेहूं का प्रथम उत्पादक राष्ट्र आज गेहूं का निर्यात नहीं कर पा रहा है, और अब स्थिति यह है कि नाटो ने उसके स्पेस को भी लॉक करने का विचार कर लिया है। आर्थिक प्रतिबंधों की मार झेल रहा है रूस, उसकी अर्थव्यवस्था, उसका रूबल सने सने डाउन होता चला जा रहा है। तो फायदा रूस को भी इससे कुछ ज्यादा नहीं मिलने वाला है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी ये युद्ध रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहा है। साथ ही पिछले दिनों मुझे एक न्यूज सुनने में मिली कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी यूरोप यात्रा में हैं और कुछ बड़ा होने वाला है। रूस यूक्रेन के मध्य युद्ध विराम संभव हो सकता है। मैं इस स्थिति पर विचार कर रहा था और विचार करने के उपरांत मैंने ये पाया, जब मैंने मनन किया तो मेरे दिमाग में कुछ प्रश्न जरूर उठे। उनमें एक प्रश्न यह था कि क्या ये युद्ध विराम बिना शर्त हो जाएगा? क्या ज़ेलेंस्की अपने खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर सकेंगे? क्या राष्ट्रपति पुतिन अपनी सेनाओं को लेकर बिना
यूक्रेन पर कब्जा किए, वापस लौट जाएंगे। मुझे तो इसमें से कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा कुछ होने वाला है। युद्ध विराम का मतलब यह है कि जो हिस्सा आपके पास है वो आपका, बाकी अब हमें बख्श दो। अगर यही होना होता तो ये तो बहुत पहले हो चुका होता है, ये नहीं हुआ। मुझे 1905 की एक घटना याद आती है। 1905 में रूस और जापान के मध्य युद्ध हुआ था। एक छोटा सा बोना सा राष्ट्र था जापान, और जापान ने रूस को पराजित कर दिया था। बहुत बड़ी घटना थी विश्व इतिहास की। साथियों, रूस यूक्रेन युद्ध के माध्यम से बहुत से राष्ट्र अपने हित साधने लगे हैं, उन्हें इसमें अपना हित नजर आ रहा है, और विश्व शांति का जिम्मा विश्व की जिस सर्वोच्च सत्ता पर है उसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। साथियों, आजकल रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। क्या आपने कभी संयुक्त राष्ट्र संघ की आवाज सुनी? और यदि वो कुछ कहना भी चाहे तो उस पर तो वीटो के अधिकार लिए बैठे हैं, और जब वीटो का अधिकार उनके पास है, जो खुद इसमें संलग्न है, तो संयुक्त राष्ट्र करे भी तो क्या करे। आज इस संस्था के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। आज ये तो छोटी सी घटना है, कल इससे बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी। उस समय विश्व शांति और सुरक्षा के लिए कौन सी संस्था सामने आएगी, ये भी एक क्वेश्चन है। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ में इतना भी सामर्थ्य नहीं रहा है कि वो दो राष्ट्रों को बैठाकर शांति समझौता करा सके? और संभवतः अगर मुझसे ही आंसर पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि हाँ, आज उसके अंदर इतनी भी शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि वो दो राष्ट्रों को बैठाकर उनके मध्य शांति समझौता करा सके। साथियों, विश्व हित में सर्वोच्च तो यही होगा, अच्छा तो यही होगा, श्रेष्ठ तो यही होगा कि इस युद्ध को जल्द से जल्द रोक दिया जाए। रुकना ही चाहिए, और यदि ये युद्ध नहीं रुकेगा तो आपने परमाणु धमकियां तो सबकी सुनी है, सबकी परमाणु धमकी हमने सुनी। काश ये धमकी तक ही सीमित रह जाएं। काश विश्व परमाणु भट्टी में ना घुस जाए, और यदि ऐसा हुआ तो विश्व के 2/3 आबादी और 2/3 क्षेत्रफल ऐसे में ही विध्वंस हो जाएगा। क्या कल्पना की है इसकी? कल्पना तो सब कर रहे हैं, लेकिन क्या युद्ध रोकने का प्रयास भी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ किया जा रहा है? मुझको लगता है नहीं किया जा रहा है। अपने अपने खेमों में बट रहे हैं मुल्क, अपने अपने खेमों में बट रहे हैं मुल्क। नाटो तो पहले से ही एक अलग विश्व है, एक विश्व रूस के साथ खड़ा हो रहा है, और जहां तक भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों की बात है, वो असमंजस की स्थिति में है। भारत से अपेक्षाएं बहुत की जाती हैं, भारत से आशाएं बहुत की जाती हैं, लेकिन भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसका यथेष्ट स्थान नहीं दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्यता नहीं दी जाती है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। भारत
सक्षम भारत है, हमारा नेतृत्व भी सक्षम है। और आज जहां तक मुझे लगता है और जहां तक विश्व के विचारकों को लगता है, यहां तक कि विश्व के अन्य राष्ट्रों के शासकों को लगता है, तो यही लगता है कि माननीय मोदी जी ही रूस और यूक्रेन के मध्य शांति कायम कराने में सफल हो सकते हैं। अरे जो स्वयं ही पहले से ही एक पक्ष के साथ में खड़े होकर लड़ाई कर रहे हैं, वो क्या शांति की स्थापना करेंगे और क्यों करेंगे? उनका तो लक्ष्य ही वही है, विश्व में अशांति फैलाना। साथियों, विचार किसी का भी, विचार किसी छोटे व्यक्ति का हो या एक बड़े व्यक्ति का विचार हो, एक अल्प बुद्धि का विचार हो या फिर एक बुद्धिमान व्यक्ति का विचार हो, अगर उसमें कुछ श्रेष्ठता हो, कुछ अच्छाई हो, तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। विश्व शांति और मानव की रक्षा के लिए, वैश्विक समृद्धि के लिए, मनुष्य को उनका भोजन देने के लिए और अनायास ही पतन की ओर न अग्रसर होने के लिए, पुनः एक बार तृतीय विश्व युद्ध की आग में विश्व को न झोंकने के लिए रूस यूक्रेन के मध्य युद्ध विराम होना ही चाहिए। ये युद्ध विराम वैश्विक दृष्टिकोण से और रूस और यूक्रेन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। जहां तक मेरी आशा है, जहां तक मेरा विचार है, मैं समझता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में निश्चय ही इसको समझा जाएगा और इस पर अमल किया जाएगा और संभव है कि हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ही अंदर युद्ध विराम का ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन ये ऐलान बिना शर्त होगा, बिना शर्त होगा, इसमें शर्त की गुंजाइश ही नहीं। और बिना शर्त होगा तो इसमें विश्व को भी अपना सहयोग करना पड़ेगा। यूक्रेन के पुनर्निर्माण की भी बात होगी। अगर यूक्रेन का पुनर्निर्माण होगा, यूक्रेन वासियों को पुनः जीवन के साधन उपलब्ध होंगे, उनकी सकुशल अपने वतन वापसी होगी, तो यूक्रेन शांति के लिए, अपने नागरिकों के लिए उसे युद्ध विराम को मानना ही चाहिए। ये उसके अपने हित में है। और दूसरी तरफ रूस से वैश्विक प्रतिबंध भी हटाने होंगे और अनावश्यक नाटक को अपना विस्तार नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी संभावनाएं बनती हैं तो निश्चय ही युद्ध विराम होगा। ये हमारी आशा है, ये हमारा विश्वास है। विश्व शांति के लिए जरूरी है। मैं अपनी इस ये वीडियो को अपनी कविता की कुछ पंक्तियों के साथ खत्म करना चाहूँगा। उन्नति के चरम शिखर से मनुष्य धरा पर आता है, उत्थान और पतन से सदियों से उसका नाता है। अंधी बहरी गूंगी हो संस्कृतियां, तोड़ देती जब मनुष्यों से नाता। पृथ्वी पर महासंग्राम तब होते, काल चक्र कुछ रुक सा जाता। तो साथियों, मेरी विश्व से प्रार्थना है कि अंधे मत बनिए, बहरे मत बनिए, गूंगे मत बनिए, मनुष्य से अपना नाता मत तोड़िए, संस्कृति से अपना नाता मत तोड़िए और विश्व शांति के लिए एकजुट होकर प्रयास कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ सत्ता के गलियारों से मैं प्रभात कुमार बिश्नोई आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार।